दोस्तों सोचिए, एक आदमी जिसने सिर्फ 1 रुपए से एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसका मंथली टर्नओवर 500 करोड़ था, वो भी बिना किसी फैक्ट्री के, बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी ऑफिस के, बस एक मिट्टी का मटका, कुछ कागज के चिट्स और एक ऐसा गेम जिसने पूरे इंडिया को नशे की तरह जकड़ लिया। यह आदमी इतना पावरफुल था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके दोस्त थे, पॉलिटिशियंस उसके आगे झुकते थे, अंडरवर्ल्ड डॉन्स उसका नाम लेते थे और पुलिस उसे हाथ भी नहीं लगा सकती थी। लेकिन सवाल ये है, एक ऐसा आदमी जो कराची से रिफ्यूजी बनकर मुंबई आया था, जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, वो इंडिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग किंग कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, जब उसका साम्राज्य 500 करोड़ का था तो वो अचानक खत्म कैसे हो गया? क्या ये सच में एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड मर्डर? क्या आप जानते हैं कि आज जो आपके फोन पर फास्टेस्ट मटका रिजल्ट वाली वेबसाइट्स आती हैं, उनकी असली कहानी क्या है? रुकिए मत, क्योंकि ये कहानी है रतन खत्री की, द रियल मटका किंग। एक ऐसी कहानी जिसमें सस्पेंस है, बेट्रियल है, बॉलीवुड है, अंडरवर्ल्ड है, इमरजेंसी है और एक मिस्टीरियस मौत भी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आजादी से भी पहले के बॉम्बे से। उस वक्त मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और शहर के मुंबा देवी और धाजी स्ट्रीट जैसे बिजनेस एरियर्स में एक अजीब सा खेल चलता था। इस खेल का नाम था आंकड़ा जुगार, यानी फिगर्स गैम्बलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खेल था क्या, तो सुनिए। मुंबई के ट्रेडर्स और वर्कर्स न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से आने वाले कॉटन के रेट्स पर बेटिंग लगाते थे, यानी अमेरिका में कॉटन का भाव क्या होगा, इस पर इंडियन लोग पैसे लगाते थे। मंडे से फ्राइडे तक न्यूयॉर्क से टेलीप्रिंटर के थ्रू कॉटन का ओपनिंग और क्लोजिंग रेट बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज तक पहुंचता था और लोग सिर्फ ये गेस करते थे आज का रेट कितना आएगा। जिसका गेस सही, उसकी जीत। इमेजिन कीजिए, पूरा सिस्टम इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड था। एक छोटे से मजदूर की किस्मत न्यूयॉर्क में बैठे किसी ट्रेडर के एक डिसीजन पर टिकी होती थी। आजादी मिली और ये गेम पहले से और ज्यादा पॉपुलर हो गया। मुंबई इंडस्ट्रियल हब बन रहा था, टेक्सटाइल मिल्स की भरमार थी। मिल वर्कर्स, ट्रेडर्स हर शिफ्ट के बाद यहाँ पहुँचते थे और अपनी दिहाड़ी का एक हिस्सा बेट पर लगा देते थे। उनके लिए ये एंटरटेनमेंट भी था और एक उम्मीद भी कि शायद आज किस्मत बदल जाए। लेकिन फिर आता है साल 1961 और एक ऐसा भूकंप जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हुआ? न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अचानक अपने कॉटन रेट्स का ट्रांसमिशन बंद कर दिया। अब सोचिए, जिस रेट पर पूरी बेटिंग चल रही थी वो रेट ही नहीं आएगा तो बेटिंग होगी किस पर? पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला था। हजारों बुकीज, लाखों लोग, सब बेरोजगार होने वाले थे। और यहीं से एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले गेम चेंजर की। नाम कल्याण जी भगत। गुजरात के कच्छ जिले के रताड़िया गांव से आए एक फार्मर फैमिली के लड़के 1941 में मुंबई आए थे। शुरुआत में मसाला फेरी वाले का काम किया, फिर ग्रोसरी स्टोर, फिर स्पोर्ट्स गुड्स, हर तरह का छोटा मोटा काम। लेकिन कल्याण जी की आंखों ने एक चीज नोटिस की थी, लोगों का इस गैम्बलिंग के लिए क्रेज। उन्होंने 21 साल तक इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया और 1962 में कॉटन एक्सचेंज बंद होने के ठीक 1 साल बाद कल्याण जी ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने वर्ली की अपनी एक बिल्डिंग विनोद महल के कंपाउंड से एक नया गेम लॉन्च किया। नाम रखा वर्ली मटका। अब यहाँ ट्रिक क्या थी, सुनिए ध्यान से। कल्याण जी ने कॉटन रेट्स की जगह इमेजिनरी नंबर्स का यूज किया। एक बड़े से मिट्टी के मटके में 0 से 9 तक के नंबर्स की चीज डाली जाती थी। एक आदमी आता, मटके से एक चिट निकालता और जो नंबर आया वही विनिंग नंबर। और सबसे बड़ी खासियत, ये मटका हफ्ते के 7 दिन खुला रहता था। 24 गुना 7 का गैम्बलिंग। एंट्री फी सिर्फ 1 रुपया, यानी अगर आपके पास सिर्फ 1 रुपया है तब भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते थे। चाहे आप मजदूर हों, टैक्सी ड्राइवर हों या रोड पर बैठे एक भिखारी, हर कोई खेल सकता था। ये डेमोक्रेसी ऑफ गैम्बलिंग थी। लेकिन क्या आपको पता है, इस कहानी का असली हीरो अभी तक एंट्री नहीं किया है। अब एंट्री होती है उस आदमी की जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से नहीं बल्कि एक मिस्ट्री की तरह लिखा गया है। रतन खत्री। जन्म 1947 के पार्टीशन से पहले कराची में एक सिंधी हिंदू परिवार में। पार्टीशन हुआ, परिवार सब कुछ छोड़कर मुंबई भागा। रिफ्यूजी की जिंदगी, कोई पैसा नहीं, कोई पहचान नहीं। रतन खत्री ने मुंबई के टेक्सटाइल मार्केट्स में काम शुरू किया। कॉटन एक्सचेंज की गैम्बलिंग को बहुत क्लोज से देखा और जब कल्याण जी भगत ने वर्ली मटका शुरू किया तो रतन खत्री ने एक डिसीजन लिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने कल्याण जी भगत के साथ काम करना शुरू किया, उनके मैनेजर बन गए। अब सोचिए, रतन खत्री मैनेजर तो थे लेकिन उनकी आंखें हर डिटेल पर थीं। ऑड सेटिंग कैसे होती है, नंबर डिक्लेरेशन कैसे होता है, पे आउट्स कैसे मैनेज होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रतन खत्री ने पूरा गेम अंदर तक समझ लिया। लेकिन फिर आता है साल 1964।
एक दिन कल्याण जी भगत और रतन खत्री के बीच किसी बात पर जबरदस्त बहस हो जाती है, इतनी बड़ी कि दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। रतन खत्री गुस्से में घर पहुंचते हैं। दोस्त उनसे मिलने आते हैं और एक एडवाइस देते हैं, रतन भाई अब तुम अपना खुद का सिंडिकेट शुरू करो। और बस यही से शुरू हुई मटका की असली क्रांति। रतन खत्री ने लॉन्च किया न्यू वर्ली मटका, लेकिन उन्होंने वही पुराना गेम नहीं चलाया। उन्होंने ऐसे चेंजेस किए कि लोग दीवाने हो गए। क्या आप जानना चाहते हैं वो चेंजेस क्या थे? पहला चेंज, उन्होंने गेम को सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक चलाया, ठीक वैसे जैसे न्यूयॉर्क का मार्केट चलता है। ये एक प्रीमियम फील देता था। दूसरा चेंज, सबसे बड़ा इनोवेशन, प्लेइंग कार्ड्स। रतन खत्री ने सिंपल नंबर्स की जगह ताश के पत्तों का यूज करना शुरू किया। तीसरा चेंज, हर गेम के बाद ताश की पूरी गड्डी लोगों के सामने ही खत्म कर दी जाती थी। एक नई गड्डी अगले गेम में यूज होती थी, यानी कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल ही नहीं। चौथा चेंज, पब्लिक का कोई भी आदमी आकर मटके से 3 कार्ड्स निकाल सकता था, यानी ट्रांसपेरेंसी एट इट्स पीक। और पांचवा चेंज, विनिंग नंबर का कैलकुलेशन मेथड। मान लीजिए आपने 3 नंबर्स चुने, 1, 4 और 7, तो टोटल बना 12। पहला डिजिट ड्रॉप कर दिया जाता था, यानी 1 हटा दिया जाता, बचा 2, तो विनिंग नंबर दिखाया जाता 1, 4, 7 गुणा 2। ये एक क्रूड प्रोबेबिलिटी सिस्टम था जिसने लोगों को मोहित कर दिया। और कुछ ही समय में न्यू वर्ली मटका का नाम लोगों की जुबान पर रतन मटका बन गया। रतन मटका इतना पॉपुलर हुआ कि मुंबई के हर मिल एरिया में, परेल, लालबाग, कालबा देवी, हर गली में बुकीज के छोटे छोटे ऑफिसेस खुल गए। चार्ट्स, टाइम टेबल्स, स्लिप्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। रिटर्न्स कितने थे पता है? 25 पैसे की बेट पर 2 रुपए 25 पैसे से भी ज्यादा। और अगर आपके तीनों नंबर्स एग्जैक्ट मैच हो जाएं, तो 1 रुपए पर 900 रुपए तक। इमेजिन कीजिए, एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 5 रुपए है, उसके 1 रुपए पर 900 का रिटर्न। ये नशे से भी बड़ा नशा था। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा था? घर बर्बाद हो रहे थे, लोग कर्ज में डूब रहे थे, लोग उधार लेकर गैम्बलिंग कर रहे थे। और जब रिकवरी नहीं हो पाती थी तो वायलेंट रिकवरी की कहानियां सामने आती थी। कई लोगों की हत्याएं तक हो गईं। लेकिन रतन खत्री वो पावरफुल होते जा रहे थे। 1970 तक डेली टर्नओवर 1 करोड़ तक पहुंच गया था। 1985 से 1990 के बीच मंथली टर्नओवर हो गया 500 करोड़ से ज्यादा। और रतन खत्री का लुक भी सिग्नेचर बन गया था। एक स्पॉटलेस व्हाइट कुर्ता पजामा, सिर पर एक स्कार्फ, बिल्कुल जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का लुक था। बॉम्बे के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रतन खत्री के थ्रू मटका में पैसे लगाते थे। पॉलिटिशियंस उनके दोस्त थे, पुलिस उनकी जेब में थी। कोई भी केस फाइल होता, एक फोन कॉल पर खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कहानी का सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट क्या है? रतन खत्री की एक रॉबिनहुड इमेज बन गई थी। जी हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग, जरूरतमंद लोग, हर कोई उनके पास मदद मांगने आता और रतन खत्री बिना सोचे मदद कर देते। और ये पैसा कहाँ से आता? वही गैम्बलिंग का पैसा। 1975 में फिरोज खान की एक मूवी आई, धर्मात्मा। बताया जाता है कि इसका मेन कैरेक्टर रतन खत्री से इंस्पायर्ड था। एक गैम्बलिंग डॉन जो रशलेस भी है और फैमिली ओरिएंटेड भी, जो पावर ब्रोकर भी है और इमोशनल भी। और यहीं से रतन खत्री को मिला वो टाइटल जिसने उन्हें अमर कर दिया, मटका किंग। लेकिन फिर आया साल 1975 और देश में लगा इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, स्मगलिंग और गैम्बलिंग नेटवर्क्स पर जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया। रतन खत्री पर भी सरकार की नजर पड़ी और उन्हें 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। रतन खत्री जेल में थे, लेकिन उनका बिजनेस बाहर बिना किसी रुकावट के चलता रहा। पूरे देश में मुंबई, गुजरात, राजस्थान, हर जगह बेटिंग चलती रही। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट और यूएस से भी बेट्स आती थी। ये उनका नेटवर्क की ताकत थी। इसी दौर में मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी अपने पीक पर था। हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, अब्दुल शेर खान, ये सारे डन्स गोल्ड स्मगलिंग में थे। और मटका डन्स वो अंडरवर्ल्ड के लिए रिक्रूटमेंट ग्राउंड और रेडी कैश का सोर्स बन चुके थे। 1970 में करीम लाला ने मुंबई को अलग अलग डन्स के बीच बांट दिया था ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज बिना कॉन्फ्लिक्ट के चल सकें। जब रतन खत्री 19 महीने बाद जेल से बाहर आए तो उनकी इमेज एक ऐसे आदमी की बन चुकी थी जो सरकार के सामने भी नहीं झुकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो मोमेंट था जहां से उनका साम्राज्य धीरे धीरे क्रैक होने लगा। 19 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका था। नई जनरेशन के बुकीज उभर चुके थे, पॉलिटिकल इक्वेशंस बदल गई थी, पुलिस प्रेशर था। रतन खत्री की मोनोपोली अब उतनी मजबूत नहीं रही। और फिर आया 1990 का दशक, मटका का असली अंत। मुंबई पुलिस को रियलाइज हुआ कि गैम्बलिंग का ये पैसा अंडरवर्ल्ड गैंग्स तक पहुंच रहा है। हथियार खरीदे जा रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज फंडेड हो रही हैं। और तब मुंबई पुलिस की डिटेक्शन यूनिट एक्टिव हुई। नाम सुनिए, दया नायक, प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर। ये तीनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स माने जाते थे। 1995 में मुंबई पुलिस ने मटका डेंस पर मैसिव क्रैकडाउन किया। डीलर्स,
बुकीज, सबको गिरफ्तार किया गया। कई डीलर्स मुंबई छोड़कर गुजरात और राजस्थान भाग गए। रतन खत्री, उन्होंने 1993 में ही एक्टिव बेटिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। रिटायरमेंट की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। एक फैमिली वेकेशन के दौरान उन्हें नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया था। यही रियलिटी चेक था जिसने उन्हें रोक दिया। बताया जाता है कि रतन खत्री ने कभी माफिया से हाथ नहीं मिलाया, बाकी ऑपरेटर्स की तरह। उन्होंने अपनी जिंदगी तारदेव की नवजीवन सोसाइटी में सिंपल तरीके से जी, लेकिन उम्र साथ नहीं देती। 2001 में पैरालिसिस अटैक आया, फिर ब्रेन स्ट्रोक हुआ और आखिरकार 9 मई 2020 को 88 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हो गया। मटका किंग का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन कल्याण जी भगत के साम्राज्य का अंत और भी ज्यादा मिस्टीरियस था। कल्याण जी की मौत के बाद उनके बेटे सुरेश भगत ने बिजनेस संभाला, लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 13 जून 2008 को सुरेश भगत और 5 अन्य लोग अलीबाग से पेन रोड पर एक स्कॉर्पियो में जा रहे थे। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, सबकी मौके पर मौत। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। क्या आप इस केस की डिटेल स्टोरी जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, मटका सिस्टम खत्म हो गया। 1995 तक मुंबई में 2000 से ज्यादा बुकीज थे। फिर ये नंबर गिरकर 300 रह गया और धीरे धीरे ऑफलाइन मटका पूरी तरह से डेड हो गया। लेकिन क्या गैम्बलिंग रुकी? बिल्कुल नहीं। बचे खुचे ऑपरेटर्स ने नए रूट्स अपनाए। लॉटरी सिस्टम, झटपट लॉटरीज, स्टेट रन लॉटरीज, क्रिकेट बेटिंग और फिर ऑनलाइन माइग्रेशन। आज जब आप इंटरनेट पर देखेंगे, हजारों वेबसाइट्स मिलेंगी। फास्टेस्ट मटका रिजल्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट मटका साइट, हेल्पलाइन नंबर्स, एप्लीकेशंस, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट ने रिसेंटली 8400 से ज्यादा इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट्स ब्लॉक की हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत 4900 से ज्यादा स्पेसिफिक वेबसाइट्स ब्लॉक की गई हैं। लेकिन ये गेम अभी भी चल रहा है, बस फॉर्म बदल गया है। अब सवाल आता है आपसे, आजादी से पहले शुरू हुआ आंकड़ा जुगार, फिर बना मटका, फिर वर्ली मटका, फिर रतन मटका और अब ऑनलाइन एप्स। ये जर्नी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि गैम्बलिंग, सट्टा, मटका, ये किसी भी फॉर्म में हो, आपका पैसा बर्बाद करते हैं। ये एक ऐसा लालच है जो आपकी हार्ड अर्न्ड मनी को पल भर में खत्म कर देता है। कितने ही लोगों के घर बिक गए, कितने ही लोगों के कत्ल हो गए, कितने ही परिवार उजड़ गए इस मटका गैम्बलिंग की वजह से। रतन खत्री ने 500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसके पीछे लाखों लोगों के टूटे हुए सपने थे। तो अगली बार जब आपको कोई फास्टेस्ट रिजल्ट वाली वेबसाइट दिखे तो याद रखिएगा, इसके पीछे एक ऐसा इतिहास है जिसमें खून भी है, आंसू भी हैं और बर्बादी भी। रिसेंटली Amazon प्राइम पर एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई है मटका किंग के नाम से, जिसमें रतन खत्री का कैरेक्टर दिखाया गया है। कितनी सच्चाई है ये तो सीरीज देखकर पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, क्या आप सुरेश भगत के मर्डर मिस्ट्री पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।